चलो, हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, रेक्टिफिकेशन है, पहले स्टार्ट करेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में इंस्टीट्यूट हर बार पूछा है 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर है। लेकिन रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा पार्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो रेक्टिफिकेशन बोल के डाल देता है, दैट इज एडजस्टमेंट इंट्रीज, उसको समझना है। तो हेडिंग दे दो, एडजस्टमेंट इंट्रीज। जो हम लोग शायद लास्ट क्लास डिस्कस भी किया। देखो, जनरली नॉर्मल एंट्रीज आर टर्म्ड एज एन एडजस्टमेंट। बट क्या होता है ना, स्पेसिफिकली अगर तुम एडजस्टमेंट एंट्री बोलो तो एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है एंट्रीज रिक्वायर्ड टू फाइनलाइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज करने के लिए जो एंट्रीज रिक्वायर्ड होती है, सच एंट्रीज आर टर्म्ड एज एन। बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्री कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जाए तो 5-6 एडजस्टमेंट एंट्री लोग सिर्फ उसको डिस्कस करने। और एडजस्टमेंट एंट्री आप रट भी सकते हो, यही एंट्री होगी क्योंकि एडजस्टमेंट ही होने वाली है, कुछ अलग नहीं होने। तो नंबर 1, दैट इज, ये सबको पता है, देखिए बताओ तुम लोग, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, चलो अरिजीत तुम बताओ क्या एंट्री होगा इसका। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नॉट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तुमको सारा कंसेप्ट पता होना चाहिए अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो। एक सबसे पहला आता है डेप्रिसिएशन बुक्स में प्रोवाइड करने का। दो तरीका होता है, एक तुम प्रोविजन बना के बुक्स में दिखाओ, एक विदाउट प्रोविजन दिखाओ। तो अगर हम विदाउट, जैसे ये जो बच्चा बोला डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स, राइट है, ठीक है। राइट क्या है, क्योंकि वो राइट है, उस तरह भी किया जा सकता है, उस समय हम लोग प्रोविजन नहीं बना रहे हैं। तो विदाउट मेंटेनिंग, नॉट मेंटेनिंग पीएफडी, हमारी एंट्री क्या हो जा रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। इसमें फिक्स एसेट्स रिड्यूस कर गया है तुरंत, टू फिक्स एसेट्स होने का मतलब रिडक्शन इन द फिक्स एसेट्स। एंड अब अगर अपने मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीएफडी। और इस केस में खुशी तुम बता, जो एसेट है किस प्राइस पे अपीयर कर, कॉस्ट प्राइस पे डिडक्ट करके। पीएफडी नहीं, एक्चुअली एंट्री के थ्रू तो कम हुआ ही नहीं है ना, तो कॉस्ट प्राइस पे अपीयर करता है। बैलेंस शीट में एसेट कॉस्ट प्राइस पे अपीयर करके अलग से लेस करते हैं। ध्यान रखना, अगर हम ये तरीका फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एसेट विल अपीयर इन बैलेंस शीट एट कॉस्ट प्राइस। एसेट बैलेंस शीट पे कॉस्ट पे अपीयर करेगा। देखिए एंट्री में एसेट क्रेडिट हुआ ही नहीं है, बट इस एंट्री में क्या हुआ, एसेट क्रेडिट हो गया। एसेट किस वैल्यू पे अपीयर करेगा, डब्ल्यूडीवी बोल सकते हो। डब्ल्यूडीवी से ज्यादा बेटर टर्म आता है डेप्रिशिएटेड वैल्यू। डब्ल्यूडीवी का मतलब था जो वैल्यू लिखा हुआ है, तो अगर हम कॉस्ट लिख रहे हैं तो कॉस्ट इज डब्ल्यूडीवी। तो बेसिकली ध्यान रखना, इसमें किस वैल्यू पे अपीयर कर रहा है, एसेट विल अपीयर इन बैलेंस शीट एट डेप्रिसिएटेड वैल्यू। चलो, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, तुम लोग समझ लिया। नेक्स्ट आओ, नंबर 2। नंबर 2 एंट्री इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू हो चुका है बट हमने अभी तक उसे पे नहीं किया है, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए। ऑप्शन
दोस्त तो कुछ और बोले, कुछ और बोल रहे ना खुशी, गायब कहाँ, कहाँ एंट्री बोल रहा है एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होगा अगर वो रिलेट कर रहा है इस ईयर से। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का मतलब खर्चा तो है बट पेमेंट नहीं हुआ है। मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए, खर्चा तो डेबिट ही होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, तुम पे नहीं किए हो तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एंट्री हो जा रही है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब रोमित तुम बता, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल? पृथ्वी कौन सा अकाउंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। तुमको किसी का नाम लिखना चाहिए था, उसके बदले तुम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख दिया। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट आओ, नंबर 3, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का अगर नॉर्मल मीनिंग लिए तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यही है ना। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, हम इसको क्या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। अनएक्सपायर्ड मतलब इतना खर्चा कर दिया अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपेंसेस ऑलवेज एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करते हैं, उसी के थ्रू तो ट्रेडिंग पीएल बनता है। तो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस आर प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके लिए एंट्री क्या होगा, देख तुम एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। एक ध्यान रखना, अकाउंटिंग में अक्रूवल बेसिस ये बोलता है आप जिस ईयर का अकाउंटिंग कर रहे हो दायरे को मेंटेन करना, ना उसके पहले का खर्चा दिखाना है ना उसके बाद का दिखाना है। तो तुम तो प्रीपेड मतलब आने वाले के लिए एडवांस दे दिया, तो वो तो तेरा खर्चा नहीं है। लेकिन होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी देना था 10,000 रुपये पर मंथ, हम लोग क्या किए, स्टाफ को जाते जाते 13 महीने का सैलरी पे कर दी। तो कैशियर तो जितना पेमेंट करेगा उतना रिकॉर्ड कर देगा, तो कैशियर तो दिखा दिया सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1,30,000, बट सैलरी दिखना कितना चाहिए, 1,20,000। 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है सैलरी में, डेबिट हुआ हुआ है ना एक्स्ट्रा, क्रेडिट करके खत्म कर उसको। तो टू सैलरीज 10,000, डेबिट किसको करेंगे, जिस बंदे को दिए उसको नाम को लिख दे। बट वो क्या डेटर है, क्रेडिटर है, नहीं उसका नाम नहीं लिख सकते, तो क्या लिख दे हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो यहां पे अपनी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड। ये सब एंट्री रट सकते हो, 4-5 एंट्री है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, देखो अक्रूड वर्ड और आउटस्टैंडिंग वर्ड ना सेम होता है। अकाउंट्स बोलता है ना टू डिस्टिंग्विश कि ये इनकम है ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर देता है और इनकम के साथ अक्रूड वर्ड यूज कर देता है, ऐसा करता है। बस यही डिफरेंस है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पे अक्रूड इनकम का मतलब क्या हुआ, इनकम अर्नड, आपने इनकम कमा ली है, इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक मिला नहीं है। तो अभी तक मिली नहीं है तो अब इसकी एंट्री पास कर दो। तुम बता, इनकम तो है ना भाई, तो इनकम क्रेडिट होगा, मेरे को किसी से लेना है अभी तक मिला नहीं है, तो उस पर्सन का नाम को डेबिट कर देंगे, लेकिन उसका नाम डेबिट कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, अक्रूड इनकम। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पार्ट और समझते हैं, और तुम ही लोग एंट्री बताना, वो अभी काम का नहीं है, वो एंट्री अपने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में काम लगेगा, लेकिन नॉलेज पहले से ले लो। तो एक चीज सोच, सपोज कर ले ये जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है ना, ये मेरा 10,000 था, विच इज रिलेटिंग टू द ईयर 23-24 में ईयर एंड में तुम ये एंट्री पास कर दी। जब तुम 24-25, ये खर्चा तो कब का है, 24-25 का है ना, नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये अपने खर्चा तो 23-24 का ही था, तुम 24-25 में इसको पे कर दिया। पे तो अभी तो किया नहीं है 23-24 में, तो के पे कब करेगा, 24-25 में। तो 24-25 में जब पे करेगा तो तुम क्या एंट्री पास करके,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू कैश, ठीक है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से बुक में अपीयर है, तुम इसी को तो हटाएगा, तो एंट्री होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैश। ये एक ध्यान रखना। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी 10,000 था और ये 23-24 का था। 24-25 में जब तुम आओगे तो ये खर्चा कब का है? 23-24 का कहाँ है? ये तो प्रीपेड है, 24-25 के लिए है। 24-25 का खर्चा है तो 24-25 के खर्चे में आना चाहिए, लेकिन वह पेमेंट तो होगा नहीं क्योंकि तुम पहले से पेमेंट कर चुके थे। तो उस समय 24-25 में इसकी क्या एंट्री करोगे? हमेशा जो एंट्री पास करते हो ना, रिवर्स एंट्री होती है। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका ना रोल तुम लोग, जब एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इसका रोल लगेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछले साल वाला पार्ट भी आ जाता है। चलो अक्रूड इनकम वाला पार्ट तो तुम लोग कर लिया, लास्ट एडजस्टमेंट एंट्री समझते हैं, दैट इज अनअर्न्ड इनकम। रोमित ये बता मेरे को, ये अनअर्न्ड इनकम होता क्या है? प्रोसेस का तुम लोग सीख रहे हैं तो सीखने में गलती तो करेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। बिना कमाई इनकम हो गया, इनकम तो नहीं। आदित्य तुम बता, तो बुक्स में कैसे दिख रहा है? रिसीव कर लिया बिना अनअर्न इनकम, मतलब तुमको इनकम दिख रहा है बुक में, बट ये तुम अभी तक अर्न नहीं किए हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? बिना अर्न किए रिसीव कर लियो, तो रिसीव कर लियो इसका मतलब क्या? दिस इज प्री रिसीव्ड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है वैसे ये प्री रिसीव्ड इनकम है, तो इट इज प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फिर दोस्त इसका एंट्री तो तुम बता सकता है ना? इनकम को कम करना होगा, प्री रिसीव डेबिट कैसे होगा? ये तो अल्टीमेटली क्या हुआ? तुम सपोज कर ले, जैसे अभी तुम लोग मेरे को फी दे दिया, हम अब कल बोल देगा नहीं ड्यू टू सर्टेन रीजन क्लासेस नहीं होगी, मेरे लिए इनकम क्या था? प्री रिसीव था ना, अभी तक पूरा कोर्स तो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ, हम कल बोलते नहीं ड्यू टू सर्टेन रीजन क्लासेस नहीं हो पाएगी, तो क्या बोलेगा सर? वो जो वापस, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है? एकदम प्रैक्टिकली बात करो, चीजों को समझना है। ये बोलेगा ना, तो मेरे लिए जब तक हम तुमसे एडवांस पैसा अगर ले चुका है, जब तक काम कंप्लीट ना कर दे, तब तक वो मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, ठीक है? लाइबिलिटी है, मेरा इनकम नहीं है, लेकिन हम बुक में तो दिखा दिया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फी। तो मेरे को इसको बैलेंस शीट अगर मैं बनाने जाऊंगा तो मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे अपने? अकाउंट डेबिटेड टू प्री रिसीव्ड फी, मतलब यहाँ पे होगा इनकम अकाउंट डेबिटेड टू प्री रिसीव्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाएगी इनकम अकाउंट डेबिटेड टू प्री रिसीव्ड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, कुछ भी लिख सकते हो। ये 5 एडजस्टमेंट एंट्री ध्यान रखना, ठीक है? उसके अलावा तो अब हम लोग रेक्टिफिकेशन में मूव कर, ये इसलिए पहले समझाना जरूरी था क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के साथ एक तो डाल देगा। अब हम लोग स्पेसिफिकली मूव कर रहे हैं टू द चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये भी जर्नल एंट्रीज ही है पूरा, अच्छा टॉपिक है। और सबसे बड़ा बात, अच्छा होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंस्टीट्यूट हर टर्म में आज तक, हर टर्म में 10 नंबर के लिए इसको दिया है, एक भी टर्म स्किप नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है तुम लोग के टर्म में आई जाए, तो कुछ भी कर सकता है, हो सकता नहीं दे, लेकिन हाँ अपने पैटर्न देख के बात कर रहा है, हर टर्म में पूछता है, करना तो है ही हम लोगों को। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है मेरे को? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब एरर्स को सुधारना है, ठीक है? या अननोइंग जो भी किया हो, इसे अननोइंगली अगर तुम करते हो तो उसको एरर नहीं बोलते, उसको फ्रॉड बोलते। लोग समझ रहे हैं? मिस्टेक, एरर्स मतलब इन सिंपल वर्ड्स हम लोग समझ सकते हैं, मिस्टेक्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करते समय जो भी मिस्टेक्स हुई है, दैट ऑल आर टर्म्ड एज एन, हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स में फ्रॉड को भी एरर ही समझेंगे।
नोइंगली करो या अननोइंगली करो, अल्टीमेटली गलती तो हुई है, बुक्स फेयर नहीं है, तो उसको फेयर बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर गलती पता चल गई सुधार दो उसको। तो बेसिकली रेक्टिफिकेशन वर्ड का तो मतलब सबको पता है ना, हम लोग को अल्टीमेटली क्या करना है, गलती को सुधारना है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि गलती को अगर सुधारने जाएंगे तो गलती तो पता होनी चाहिए, हम लोग पहले से थ्योरी समझेंगे गलतियां क्या क्या हो सकती है, राइट। लेकिन उसमें भी जाने के पहले ना एक छोटा सा चीज हम देते हैं, गलती तुम लोग इजीली सुधार सकता है, पहले स्टार्ट नहीं करें उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग आराम से सुधार सकते हो, बट अपने को समझना सब है कंसेप्ट। एक एग्जांपल लो, जैसे सैलरीज, सैलरी पेड टू अजय ₹10,000। अजय कौन है, ऑब्वियस बात है बिजनेस का स्टाफ होगा। सैलरी पेड टू अजय ₹10,000 डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो इसकी एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होनी चाहिए, ये हम लोग को पहले तो रोमित बता। अरे चल सही एंट्री, चलो इस तरह ही करते हैं, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, ये सही एंट्री है। सैलरी टू बैंक, सैलरी टू कैश, दिस इज द करेक्ट एंट्री, पे की है ना, तो अपनी एंट्री हो जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख दो। तुमने गलती क्या कर दी, हमेशा जब भी एरर की बात होगी ना पता होना चाहिए सही क्या है, तब ना गलती पता चलेगी, तो सही ये होना चाहिए था सर, गलती क्या कर दी है तुम बता मेरे को पृथ्वी। अजय टू कैश कर दी अपने, बोला तो डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, हम सैलरी को डेबिट करने के बजाय अजय को डेबिट कर दिए, तो एंट्री मेरी रॉन्ग हुई है, अजय अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नाउ कम्स टू रेक्टिफिकेशन, ये एंट्री का मेन रूल है, तुमको यही एंट्री चाहिए, ये वर्किंग में करना पड़ सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है, देख हुआ क्या, कैश तो जो मेरे को करना था वो सही है, क्रेडिट ही करना था, गलती में भी क्रेडिट ही हुआ है, लेकिन मेरे को सैलरी को डेबिट करना था, मैंने गलती से अजय को डेबिट कर दिया। अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट ही होता है, तो मेरे को इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, अजय को हटाने के लिए क्रेडिट कर देना चाहिए और सैलरी को डेबिट कर देना चाहिए। तो मेरी एंट्री यहां पे हो जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू अजय's अकाउंट, राइट ना, आता है। देखिए दोनों करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री समझ गया ना। एक चीज ये तो तुम ना धीरे धीरे सीख ही जाएगा, फिर भी अगर तेरे को प्रॉब्लम होना, ये एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री नहीं बन रहा है, तुमको ये दोनों चीज आना चाहिए। ये आ गया ना, तुम गलती क्या की है, अजय टू कैश ना, बता दे उसको, बताने के लिए क्या करेगा, रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर दो, अपनी एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू अजय's अकाउंट। अब करेक्ट एंट्री को उसमें इंसर्ट कर दो ले जाके, तो क्या हो जाएगा, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो देख हुआ क्या, जो चीज कट जा रहा है उसको काट दो, क्या कट गया, कैश डेबिट कैश क्रेडिट कैंसिल आउट, एंट्री क्या बचा, दिस इज द रेक्टिफाइड एंट्री, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकता है, कभी कभी हो सकता है तुमको एग्जाम में कुछ ऐसा डिफिकल्ट एंट्री मिल जाए, तुम सोच के रेक्टिफाइड नहीं कर पास कर पा रहा है, बट करेक्ट और रॉन्ग तुमको करना पड़ेगा, तो रॉन्ग को उल्टा कर देना, करेक्ट को उसमें जाके डाल देना, अल्टीमेटली तुमको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज द रेक्टिफाइड। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, हो गया ये, अच्छा अब नेक्स्ट अपने आते हैं, देख ये तो मैं ऐसे ही जस्ट बता दिया, देखो ये एंट्री तुम लोग कर पा रहे हैं, अगर नॉर्मली देखा जाए ना रेक्टिफिकेशन, अगर तुम्हारा जर्नल एंट्री अच्छा है ना, रेक्टिफिकेशन अगर हम पांच एंट्री देता है ना, तो उसमें 3 एंट्री तो 100% सही, बिना कंसेप्ट भी नहीं समझना, बिना कंसेप्ट के कर देगा, ठीक है। लेकिन क्या है ना, अपने को तो डिटेल कंसेप्ट समझ, पांचों राइट होना चाहिए और कंसेप्ट भी आना चाहिए। अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे मेन पार्ट समझने, एरर्स कितने तरीके की हो उसको समझते हैं। एरर्स, देखो एरर्स का मतलब तो हम लोग समझ लिए, मिस्टेक्स है, वेदर इट्स नोइंगली और अननोइंगली। अब लेकिन ये कितने टाइप्स की हो सकती है वो समझना है, हम लोग इसको दो तरीके से डिस्कस करने वाले हैं।
एक समझेंगे कंसेप्ट बेस्ड एरर्स और एक हम लोग समझेंगे डबल एंट्री बेस्ड एरर्स। दो तरीके से हम लोग को एरर को समझना और दोनों का रोल है प्रॉपर। सबसे पहले अपने आ जाता है कंसेप्ट बेस्ड एरर्स। देखो कंसेप्ट बेस्ड एरर में अगर तुम जाते हो ना, इसमें भी अब डिविजन्स आएंगे। पहला डिवीजन प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल PLE है, ध्यान रखना। प्रिंसिपल मतलब हुआ रूल ना। का मतलब क्या पता है? जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर ले हम एक मशीन खरीद, बताना तुम लोग क्या बता, जर्नल एंट्री बताना सिर्फ। हम एक मशीन खरीदा, हम सपोज करें मशीन US से खरीदा, 10 लाख में खरीदा। मेरे को अपने यहाँ पे कोलकाता फैक्ट्री में उसको इंस्टॉल, ठीक है। उसको लाने का मेरा कॉस्ट जो लगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1 लाख रुपया, मशीन का कॉस्ट है 10 लाख। और यहाँ पे इंस्टॉल कराने के लिए उसको, जैसे AC है, AC हम ऐसे तो नहीं यूज कर सकते हैं ना, इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गया 50। मतलब क्या क्या कॉस्ट लगा देखो, एक मशीन का कॉस्ट लगा 10 लाख का, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा 50,000, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा 1 लाख। ठीक है, सब कैश में हुआ है, बैंक से हुआ, चेक से हुआ है। जर्नल एंट्री क्या होने वाला है? 10 लाख का मशीन परचेज किए, 1 लाख रुपया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, 50,000 रुपया इंस्टॉल, सब ऐड कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग, फिक्स आ जाए। यही चीज पता होना चाहिए। अगर तुमको ये नहीं पता है तो तुम क्या कर देगा, इंट्री अकाउंट डेबिटेड, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड। तो गलती क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है पता है ना? देखो इसको भी अपने डिस्कस करेंगे, चैप्टर है, इससे रिलेटेड भी ट्रू फॉल्स पूछता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब द कॉस्ट विच यू आर इंक्रिंग, दैट इज द एक्सपेंडिचर। जो भी पैसा आउट हो रहा है एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट है। बट इस एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ऐसा कॉस्ट जो हम इंकर एक बार कर रहे हैं, इसका बेनिफिट सालों दर साल मिलते जा रहा है, दैट एक्सपेंडिचर इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक एक्सपेंडिचर जो मैं इंकर करता हूं खत्म हो जाता है, इंकर करता हूं खत्म हो जाता है। आपको सैलरी दे रहे हैं, एक महीना का दिए, एक महीना काम करेगा, दूसरे महीने का देंगे, दूसरे महीने काम करेगा, ठीक है ना। तो वो एक्सपेंडिचर खत्म होता जा रहा है ना, ये नहीं है एक बार दिए 5 साल काम करेगा, ऐसा तो नहीं है। तो उस एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस को बढ़ाने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इंकर किया, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए। अब एक ऐसा एक्सपेंडिचर और होता है जो क्या होता है ना, इंकर हम लोग एक बार करते हैं, बट उसका जो नेचर होता है वो रेवेन्यू, बहुत सालों तक बने, बट उसका नेचर रेवेन्यू नहीं। ये तो तुम हेडिंग बता दिया, स्टूडेंट ये बताया तुम। हम पूछना चाह रहे हैं कि प्रियम, खुशी, ऐसा एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल पूछना चाह, एडवर्टीजमेंट, बट हेवी एडवर्टीजमेंट, हर एडवर्टीजमेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू। तो क्या, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर तो कर दिए, बट उसका बेनिफिट बहुत सालों तक मिलता रहेगा, तो इसलिए उसको अपने क्या करते हैं, उसके खर्चे को ट्रांसफर करते रहते हैं। एग्जाम्पल हुआ। तो तुम बोलेगा सर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस कहाँ रहा? आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक बार इंकर करेंगे, बेनिफिट सालों दर साल मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार इंकर करेंगे, बेनिफिट सालों दर साल मिलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या? वो अलग अलग बोल रहे, वैल्यू एकदम सही बोला, कोई रियल एसेट क्रिएट नहीं हो। एक एग्जाम, एक इसका फीचर डिफरेंस, का डिफरेंस क्या होता है ना, वो भी जाता रहेगा, वो डेफर्ड भी वैसे ही जाता है, कैपिटल से भी जाता रहेगा, कैपिटल का भी तो डेप्रिसिएशन में दिखा, वो भी जाता रहेगा।
एक डिफरेंस जो तुम बोला एकदम सही है, रियल कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है डेफर्ड रेवेन्यू में, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर में रियल कुछ क्रिएट हो रहा है, फिक्स एसेट्स दिख रहा है, टेंजिबल एसेट्स आ रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ था दूसरा डिफरेंस क्या पता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऑलवेज रियलाइजेबल। अरे भले ही तेरे को जो खरीदा तुम 5,000 में खरीदा, तेरे को उसको 500 रुपए मिलेगा, लेकिन मिलेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई रियलाइजेबल, वंस इनकट कोई रियलाइजेबल वैल्यू, ये भी डिफरेंस है, दो डिफरेंस है, उसके बेसिस पे तो डिसाइड कर पाएगा कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी अपने आते हैं प्रिंसिपल एरर मतलब क्या हो, जो भी एग्जांपल दिया इसको पता था ये सही करेगी, जिसको नहीं पता है वो गलत कर देगा। तो अकाउंटिंग रूल्स का मिसयूज करना, गलत एप्लीकेशन करना, मिस एप्लीकेशन करने के चलते जो गलतियां अराइज होती है आर नोन एज द प्रिंसिपल एरर। Error arises due to wrong application of accounting rules। अकाउंटिंग रूल्स का रॉन्ग एप्लीकेशन करने से जो गलतियां अराइज होती है, दैट एरर्स आर नोन एज द प्रिंसिपल एरर। फॉर एग्जाम्पल, जनरली दो एग्जाम्पल अराइज होता है तो वो अपने लिख ले रहे हैं। नंबर वन, कैपिटल एक्सपेंडिचर टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उल्टा भी तो हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टेकन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उतना उल्टा पूरा लिखने के बजाय हम लोग क्या लिख दे, वाइस वर्सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। ये तो मेजर हेडिंग दी है मैंने एग्जाम्पल में। अब हम लोग आ जाते हैं सर एग्जाम्पल में, प्रॉपर एग्जाम्पल में आ जाते हैं। प्रॉपर एग्जाम्पल इज, इसका आंसर देने की कोशिश करना। रिपेयर्स टू बिल्डिंग ₹40,000, कॉमा डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। repairs to building ₹40,000 debited to building account। correct entry, wrong entry, rectified entry। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। ये हम लोग को आदित्य बता रहे करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री है ना ये। अगर किसी को ऑब्जेक्शन लगे तो बोलना। रिपेयर्स टू बिल्डिंग कैसे होगा आदित्य, हम तो दोबारा पूछा, करेक्ट एंट्री बता रहे हैं ना। आप बता दिया तुम रेक्टिफाइड एंट्री। हम लोग क्या कर दिए, हम लोग कर दिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, तो रेक्टिफिकेशन क्या होना चाहिए, टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है ना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, सेकेंड हैंड मशीन purchased for ₹1 lakh। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड, इसीलिए हम कैपिटल लेटर में लिख दिया, मेरा राइटिंग समझ में आ जाए। ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड ₹10,000। एक्सपेंसेस
were debited to machinery account. मशीनरी तो मशीन में ही डेबिट होगा, एक्सपेंसेस भी हम मशीन में डेबिट कर दें, बताएगी हम लोग। क्या तुम भी सोचो, तुमसे भी पूछेंगे। तुम करेक्ट एंट्री बता। कितना अमाउंट? ये तो यही किया है। तो तेरे अकॉर्डिंग भी तेरा ये बोलने का मतलब हम लोग एंट्री पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश ही ले लेते हैं, कुछ बोला नहीं है तो टू कैश 1,10,000, ये करेक्ट एंट्री है, यही है ना? जोश, ये ओवरऑलिंग बोल के वर्ड है ना, थोड़ा सा भारी भरकम वर्ड। यस, करेक्ट एंट्री राइट है, तब ये राइट है। ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? इट्स बेसिकली क्या होता है, तुम जब भी कोई एसेट, जैसे फिर उस समय बोली थी, जब भी कोई एसेट खरीदते हैं, जब तक वो रेडी फॉर यूज ना हो जाए, जितने खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे कहाँ ऐड होते हैं? उस एसेट्स में ऐड होते हैं। ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस वर्ड स्पेसिफिकली यूज फॉर द सेकंड हैंड एसेट। जब किसी को खरीदते हैं ना सेकंड हैंड चीजों को, तो हम लोग उसको थोड़ा सर्विस करवाते हैं, तो सर्विस करवाने के लिए जो खर्चा होता है दैट इज नोन एज द ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज एडेड टू पर्टिकुलर एसेट जो भी परचेज कर रहे हो। यहाँ पे ये एंट्री करेक्ट होनी चाहिए। तुम रॉन्ग कुछ किया नहीं तो रेक्टिफाइड क्या होगी? ये नहीं होगा, करेक्ट तो तुम कर ही चुका है, तो करेक्ट तो कर ही चुका है, यही होना चाहिए। तो रॉन्ग तुम कुछ किया ही नहीं है, तो रेक्टिफिकेशन अलग से कुछ थोड़ी करना है, मतलब नो एंट्री। तो हम इंस्टॉलेशन चार्जेस ही लिख दे रहे हैं, इससे तुम लोग को याद रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट एक हेडिंग देते हैं इसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, क्यों कोई स्टेटमेंट? तो इंप्लाइड है, अकाउंटिंग रूल के अंदर है कि आप जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस होगा ऐड कर दोगे उस एसेट में। इस चीज का स्टेटमेंट नो अदर कुछ पार्ट। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट एक और एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल ये बताओ, तो जो पहला तुम लोग केस अभी जो समझा था, जस्ट पहले एकदम स्टार्टिंग करते समय हम एक एंट्री दे दिया था ये, तुम बता प्रणव, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये क्या प्रिंसिपल एरर है, कोई और है? क्यों प्रिंसिपल? प्रिंसिपल है या अदर है? अदर बोल सकता है, प्रिंसिपल भी बोल सकता है, बट लॉजिक के साथ बात करना। अकाउंट्स करना है तो लॉजिक के साथ करो, तो क्या कभी प्रॉब्लम नहीं होनी। उसी साथ तुम बता, ये प्रिंसिपल एरर है कि कोई और एरर है? प्रिंसिपल। चलो क्यों हम लोग खुशी के पास चलते हैं। सैलरी और पर्सनल अकाउंट, मतलब मेरे को पता नहीं था कि सैलरी डेबिट करना चाहिए, हम सोचा अजय को दे रहे, अजय को डेबिट कर देते हैं, राइट? मतलब रूल्स की प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये एरर भी कौन सा एरर है? प्रिंसिपल एरर है। बट ये कैपिटल टू रेवेन्यू है, रेवेन्यू टू कैपिटल नहीं हुआ है, ये रेवेन्यू टू पर्सनल चला गया है ना? तो एक चीज ध्यान रखना, रॉन्ग रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग, डिफरेंट नेचर ऑफ अकाउंट लीड्स टू डिफरेंट नेचर ऑफ अकाउंट होना चाहिए, सेम नेचर नहीं। सेम नेचर मतलब क्या होता है? सपोज कर ले मैंने कैश पेड किया यस को, यस बजाज को, रॉन्गली डेबिटेड टू यस जैन्स अकाउंट, ये कौन सा है? प्रिंसिपल नहीं है, अदर में है। अदर हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी इसलिए हम अदर वर्ड यूज कर रहे हैं।
क्योंकि मैंने तो पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया, ये तो बाई मिस्टेक क्लरिकल एरर होगा, हम नींद में होगा या जो भी वर्कलोड जो प्रेशर होगा उसके चलते मेरे को यस बजाज के अकाउंट में डालना था, हम गलती से यस जैन के अकाउंट में डाल, ठीक है। तो ये एरर कौन सा एरर है? इट्स ए क्लरिकल एरर, जो अदर वाला पार्ट में आता है। यहां पे लिख लो नेक्स्ट एग्जांपल, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग इन डिफरेंट नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट क्या क्या हो जाता है? नेचर ऑफ अकाउंट नहीं पता तो कैसे समझेगा? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तो इसको अपने बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। इसका भी एक एग्जांपल रखते हैं, जिससे तुम लोग ना जो भी चीज कर रहे हो उसका साथ साथ एग्जांपल है, नोट्स एकदम नोट्स प्रॉपरली बनाना। उससे क्या होगा, तुम लोग जब भी नोट्स देखे चीजें समझ में आ जाए। इससे रिलेटेड एक पार्ट लेते हैं, जैसे रेंट, इसका डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री बताना। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ₹10,000 debited to his account। ट्राई करना कि तुम लोग डायरेक्ट एंट्री दे पाओ, रेक्टिफाइड एंट्री डायरेक्ट बता सको। तुम मत बताना भी प्रियम, कि हम लोग को पृथ्वी बता। तुम लोग के लिए ना अकाउंट्स मेन सब्जेक्ट, अगर तुम सीए कर रहे हो, मैथ्स और इको ना, इको मेन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इको लाइक का ईयर का काम करता है। अगर तुम सीए करते समय तेरे साथ इको का अच्छा नॉलेज है, तुम चीजों को अच्छे से समझ पाएगा, अच्छे से, ठीक है। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, सीए का काम तो कर ही लेगा, अकाउंट टैक्सेशन का काम तो कर ही लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं। अब बात आती है, इसका मतलब क्या है ना, इको तुम्हारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंस्टीट्यूट भी समझता है, ठीक, इसीलिए इंस्टीट्यूट क्या किया, तो सब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में। अब मेन क्या किया, अकाउंट्स मेन सब्जेक्ट है। एज अ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाम में ही अकाउंटेंट है, सब्जेक्ट है, अकाउंट्स अच्छा करना होगा तुमको। दूसरा पार्ट आता है लॉ। लॉ भी ना मेन सब्जेक्ट नहीं है, अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट को लॉ ही नहीं पता है, कैसे करेगा चीज। अल्टीमेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट किस चीज के लिए बनता है, सीए लोग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, टैक्सेशन लॉ ही है, ठीक है। तीनों चीज में तुम्हारी महारत होनी चाहिए। आज के दिन का रोल और बढ़ गया है, आज के दिन ये लोग कोर फाइनेंस में जा रहे हैं। कोर फाइनेंस मतलब स्टॉक मार्केट एडवाइजरी, ये सब में भी जा रहे हैं। सीएफए का ही जनरली पहले लोग सीएफए किया हुआ लोग उसमें जाता था, क्योंकि तो करिकुलम ही ऐसा बना दिया, फाइनल में तुमको एक्सपर्टाइज नॉलेज दे देगा, एकदम जा सकता उधर। तो अभी अपने आओ, इसका एंट्री डायरेक्ट बताना है, क्या होगा पृथ्वी, जल्दी बताओ, तुम्हारे लिए सब ज्ञान दिए हम। ये रेक्टिफाइड एंट्री है, ठीक है, तुम बता। रेंट टू लैंडलॉर्ड, रेंट टू लैंडलॉर्ड, रोमित राइट है, लैंडलॉर्ड टू रेंट राइट है। डायरेक्ट एंट्री में आ, लैंड रेंट पे किए तो क्या एंट्री करेंगे, रेंट टू कैश, रॉन्ग क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड टू कैश, रेक्टिफिकेशन क्या होगा, रेंट टू लैंडलॉर्ड। देख अभी नहीं आता, अभी अपने ना, इसीलिए हम एकदम बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं। जर्नल्स भी डिस्कस किए हैं, हाँ थोड़ा फास्ट ट्रैक में डिस्कस, ऑब्वियस बात है, जरूरी है, तो एकदम फास्ट ट्रैक में डिस्कस करें, लेकिन सब चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं, छोटा छोटा चीज को। अगर प्रॉब्लम है तो भी तुम लोग का प्रॉब्लम सुन, और हम अभी देखते हैं आजकल में ना 11th वाला क्लास का वीडियो डाल देगा। अगर तुम लोग का जर्नल्स में ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो वो पूरा डिटेल्ड वीडियो टाइम निकाल के देखते रहे, ठीक है ना। तुम तो खासकर देखना, तुम प्रॉब्लम कर रहे हैं, तुम भी प्रॉब्लम कर रहे हो रोमित। तो चलो इसमें आओ, इसकी अपनी डायरेक्ट एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड। और ना एक चीज ध्यान रखना, गलती को समझो और उसको सुधारने का कोशिश करो। और अगर कोई गलती बताता है ना, तो उसको तो तुम भगवान मानो, लेकिन हम लोग उसी को दुश्मन मान लेते हैं। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड, फीस 10,000। ये दो चीज ध्यान रखना। अब अपने आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल एरर। तुम लोग को आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने आते हैं सर प्रिंसिपल एरर के अलावा कंसेप्ट बेस्ड एरर में कौन सी एरर होती है, क्लरिकल एरर। नेक्स्ट, हाँ बोल, क्लरिकल एरर, क्लरिकल। अच्छा अब इसमें एक चीज और डालते हैं, छोटा सा पार्ट,
तो ट्रू फॉल्स में कभी कभी पूछ, ड्यू टू प्रिंसिपल एरर क्या ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा? होगा। अर्पण तुम भी बता दो, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? कर क्या रहा है, अप्लाई करो। देखो, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होगा, रीजन इज तुम ये यहाँ पे जो अभी अपनी की है, रेंट की जगह लैंडलॉर्ड को तो बैठा ही दिया था डेबिट में। ट्रायल बैलेंस कब, देखो ट्रायल बैलेंस ना बोल नहीं सकता है, तो ट्रायल बैलेंस तुम क्या गलती की हो ये सब नहीं बताएगा, सिंपली बताता अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है क्या, तो नहीं बताएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, अगर तुम रेंट की जगह लैंडलॉर्ड को बैठा दे, तुम कैश टू कैपिटल जो एंट्री होता है कैपिटल इंट्रोडक्शन में कैपिटल टू कैश कर दे, तो भी तो मैच कर ही जाएगा। तो यहां पे बेसिकली एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ड्यू टू प्रिंसिपल एरर ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं। हम ट्रायल अपने उतना कहानी नहीं लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस लिख के हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको क्रॉस कर दे रहे हैं, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड। ठीक है ना? हाँ, क्लरिकल एरर, ये कंसेप्ट बेस्ड एरर में ही चल रहा है, कंसेप्ट बेस्ड एरर में हम लोग को पहला एरर मिला प्रिंसिपल एरर, दूसरा एरर हम लोगों को मिल रहा है, नहीं डबल नहीं, क्लरिकल एरर, क्लरिकल। देखो क्लरिकल एरर बेसिकली क्या होता है ना, क्यों अराइज होता है सोच सकता है ये। अब जैसे सपोज कर लो, तुम लोग ऑफिस में सब कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, और बच्चा लोग तो जो, अगर तुम लोग जॉब कर रहे हो तो तुम लोग अल्टीमेटली क्या है, सभी कोई अपना काम में थोड़ा थोड़ा आलस तो करता ही है, तभी तो नॉर्मली लोग, हर लोग पीक ऑफ सक्सेस में नहीं जाता है, ठीक है, तो नॉर्मली लोग करता ही है, तुम लोग सब कोई जॉब कर रहा है, सब अकाउंटेंट है, अब क्या हुआ ना, ईयर एंड आ गया और तुम लोग का सबका बहुत सारा वर्क पेंडिंग है, और हम बॉस है, हम डेडलाइन दे दिया भाई देख कल तक मेरे को पूरा काम कंप्लीट, तो क्या डिसाइड किया, आज हम लोग ऑफिस में ही रुकेंगे, ठीक है, और कल भी रुकेंगे पूरा, और 2 दिन में जॉब पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब क्या हुआ, तुम लोग रात भर जग के काम कर रहा था, यस क्या किया, एक एंट्री मारने गया तो नींद का झपकी, थोड़ी देर बाद उठा, यस ये आदित्य उठाया उसको, तो उठा, फिर एंट्री मारना चालू कर दिया, डेटा एंट्री मार रहा था, इसको लगा कि जो ये सोया था ना उस समय जो एंट्री है वो एंट्री मार चुका है, चेक भी नहीं किया क्योंकि इतना वर्कलोड है, चेक करने का दरकार नहीं, बस ये सोचा हम एंट्री कर चुके हैं, ठीक है, तो इन सच केस क्या हुआ, ये गलती अराइज हुआ ना, गलती किस लिए अराइज हुआ, क्या इसको अकाउंटिंग नॉलेज नहीं था, वर्क प्रेशर के चलते ये नहीं कर पाया, गलती कर दिया, और ये क्या किया, वो वही वाला गलती किया, यस जैन के अकाउंट में पैसा डालना था, यस बजाज के अकाउंट में डाल दिया, ये भी गलती किस लिए अराइज हुआ, नींद में था। तो वर्क प्रेशर के चलते जो गलतियां अराइज होती है दैट आर नोन एज द क्लरिकल एरर, तो एरर अराइजेस, और ये सब होता है, एकदम होता है, तुम लोग अपने, अभी तो तुम लोग जॉब में नहीं गया है, प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं गया है, तुम लोग पढ़ाई से रिलेट कर ले, रात को पढ़ाई करते करते कभी कभी कुछ अमाउंट गलत लिख ही देता है, तो ये वो गलती है, क्लरिकल एरर है, तुमको आता था लेकिन तुम गलती लिख दिया, क्लरिकल एरर। जैसे एक बच्चा, मेरे 12th का एक बच्चा किया था, 100 ला देता, वो गलती कर दिया, वो लड़की भी वही की है, वो तो तुम देवांशु की वजह से किया, और ये खुद मतलब गलती क्लरिकल एरर कर दी, क्लरिकल एरर ही तो किया था ना तुम लोग दो बच्चा लोग का 98 तो आ रहा है ना, तुम भी बोला था 98 आ जाएगा, मैक्सिमम 99, 100 नहीं जाएगा। अरे हम लोग तो मिनी एटलीस्ट एटलीस्ट 100 का बात करता था, 100 मतलब क्या हुआ, 100 ही नहीं है, बट ये लोग किया नहीं, ये लोग को तो लालच भी दिया, देवांशु को 100 आ सकता है, बट देवांशु जैसे 100 लाख स्टूडेंट
तुम लोग जैसे ये इसको तो हम सोच ही रखा था, तेरे को सोच ही रखा था। चलो ठीक है, अब इसमें लाना, इसमें तुम लोग 100 नहीं आएगा, लेकिन आता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटी है आता है इसमें। ठीक है, कभी मतलब हो सकता है 5-7 साल में किसी एक बच्चे का आ जाता है, ऐसा होता है। और ऐसे तो 11 12 12 में तो आता ही रहता है। इसमें ऐसा है, ला सकता है, बहुत मेहनत करना, क्योंकि तो गलती ढूंढता है कहाँ काटे। चलो, क्लरिकल एरर, एरर अराइजेज ड्यू टू वर्क प्रेशर। तुम लोग भी तो 12th ही दे रखा है। एरर अराइजेज ड्यू टू वर्क प्रेशर, वर्क प्रेशर के चलते जो गलतियां अराइज होगी, जो यस जो गलती किया था वो कौन सा गलती था, फिर 4-5 गलती आ जाएगा। ओमिशन था, है ना, तो ओमिशन एरर, ओमिशन एरर मतलब क्या हुआ, एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं किया, पोस्ट ही नहीं किया, दैट इज ओमिशन एरर। एक क्या होता है, एक होता है डुप्लीकेशन एरर। डुप्लीकेशन एरर मतलब ये क्या किया, सोते समय एंट्री ऑलरेडी मार दिया था, फिर उठा, इसको लगा रहे हम एंट्री नहीं किया, फिर से एंट्री मार दी, और चेक करने का टाइम नहीं है, डुप्लीकेशन एरर। अब एक क्या होता है, एक एरर होता है जिसको बोलते हैं कमीशन एरर। क्या होता है, रॉन्ग अमाउंट दिखा देना, रॉन्ग अकाउंट में दिखा देना, रॉन्ग अकाउंट में दिखा देना। तो हम अभी ऊपर बोला था, रॉन्ग अकाउंट में दिखा देना इज द प्रिंसिपल एरर। तो अब हम कमीशन एरर मतलब क्लरिकल एरर में डाल दिया, ऐसे कैसे, एक ही चीज तो दो जगह नहीं हो सकता। बोल, तो वो डिफरेंस दिखाई थोड़ी देता, वर्क प्रेशर में गलती हुआ कि प्रिंसिपल एरर में गलती हुआ, एकदम नॉर्मल। ये देख तुम लोग डिफरेंस कर सकता है, पता खुशी क्या, यस, नेचर ऑफ अकाउंट सेम होने से जो गलती होता है ना, डिफरेंट मतलब अकाउंट में, रॉन्ग अकाउंट में दिखाना, बट सेम नेचर ऑफ अकाउंट। तो मुझसे बोला था ना, यस जैन की जगह यस बजाज में दिखा दिया, ये क्या सेम नेचर है ना, पर्सनल अकाउंट है ना दोनों, तो उसको बोलेंगे कमीशन एरर। अगर डिफरेंट नेचर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आओ, यही छोटा छोटा बारीकी वाला चीज तुम लोग को समझना है। और चौथा एक और एरर होता है, एरर क्या समझा, कमीशन एरर, ओमिशन एरर, डुप्लीकेशन एरर, और एक कौन सा एरर होता है, कोई एक जो नाम बताओ, चलेगा सोच, तो अभी अभी पढ़ा हुआ है, ये तुम लोग से जूनियर है, क्लास 12th में भी है, बट ना ऐसा ना, अपने कोलकाता में ये टेंडेंसी 12th के 11 12 के साथ बच्चा बाहर में है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, कोलकाता का सर तुम्हारा स्कूल ही अलाउ नहीं करेगा, अकाउंट से क्लास में कितना प्रॉब्लम हो जाता था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्लास मैनेज करके कर रहा है। कोई एक जन बताओ, ऐसा एरर ऐसा एरर जो क्या हम थ्योरी बता देते, तुम उसका नाम बताना, ऐसा एरर तो अपने आप तुम्हारा पिछले एरर को सुधार, मतलब तुमने गलती किया, दूसरा गलती किया, दूसरा गलती क्या किया ना, तुम्हारा पहले गलती को सुधार, वो तो रेक्टिफिकेशन, तुम जान कुछ तुम किया नहीं है ना रेक्टिफाई, तो रेक्टिफिकेशन नहीं बोल सकते, कंपनसेटिंग एरर, वो एरर जो दूसरे एरर को कंपनसेट कर दे। तो ये 4 एरर जो होता है उसको अपने बोलते हैं क्लरिकल एरर। तो नंबर 1, ओमिशन एरर, ओमिशन एरर का मतलब क्या हो जाएगा, नो रिकॉर्डिंग, तो ना थ्योरी नहीं लिखेंगे हम लोग को, बस समझना है, नो रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग। अच्छा, अब इसमें मेरे को बताओ, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा कि नहीं, हम बोलेंगे नहीं। अगर देख कंप्लीट कंप्लीट ओमिशन है, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड, और अगर पार्शियल ओमिशन है, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड हो जाएगा। अपने लिख लेते हैं, कंप्लीट ओमिशन, और चलो एक चीज तुम लोग को और बता देते हैं, नॉलेज लेना पड़ेगा फाउंडेशन में। हम लोग ये पार्शियल ओमिशन मतलब क्या हुआ, सपोज कल मेरे को एंट्री पास करना था, खाली लिखना मत, समझना, मेरे को एंट्री करना था रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हम यहाँ पे टू कैश नहीं लिखा जर्नल एंट्री में,
तो क्या इसको कमीशन ओमिशन एरर, पार्शियल ओमिशन है। चीज ध्यान रखना, तुम लोग कितना बच्चों भी कोई भी अकाउंटेंट, तो इतना तो पता है टू लिखना चाहिए। जर्नल से प्रॉब्लम ये नहीं हो सकता है कि आधा एंट्री लिख दे, जर्नल को तो ये सुधार दिया जाए, यहीं पे एंट्री करने का रेक्टिफाई करने का दरकार नहीं है, वहीं पे टू लिख देंगे। तो ये जो ओमिशन एरर सब है ना, ये जर्नल्स के चलते नहीं अराइज होता है। तुम पूरा रिकॉर्डिंग कर दे, जर्नल्स में जो होगा तो कंप्लीट ओमिशन होगा। ये आधा ओमिशन तो देख, तुम अकाउंट्स का पहला क्लास 11 में करने के बाद, मतलब पहला जर्नल का पहला क्लास करने के तुमको समझ में आ जाएगा, एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा, दिख जाएगा करेंटली। ये पार्शियल ओमिशन रिकॉर्डिंग में होगा ही नहीं, होगा तो कंप्लीट होगा, तुम पूरा एंट्री भूलेगा। ठीक है, लेजर में प्रॉब्लम अराइज होता है। लेजर में कैसे प्रॉब्लम अराइज होता है, देख हम लोग यहाँ पे एंट्री पास कर दिए, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेंट अकाउंट बनाएंगे, एक कैश अकाउंट बनाएंगे। वैसे कैश अकाउंट बनता नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए बता, कैश बुक बनता है। तो हम लोग यहाँ पोस्टिंग क्या करेंगे, एक रेंट डेबिट हम लोग को यहाँ पे करना चाहिए, रेंट अकाउंट में टू कैश, और कैश अकाउंट में क्या करना चाहिए, हम नहीं किया भाई रेंट, बस कैश अकाउंट में, रेंट अकाउंट में टू कैश कर दिया। तो इसके चलते क्या हुआ, रेंट अकाउंट में तो डेबिट हुआ है, बट कैश अकाउंट, तो इसका मतलब क्या, मेन काम तो लेजर ही करेगा, जर्नल तो नहीं करने वाला है। तो इसका मतलब रेंट सिर्फ डेबिट रह गया, क्रेडिट में कुछ नहीं आया। तो इसका मतलब क्या होगा, पार्शियल ओमिशन। एंड पार्शियल ओमिशन के चलते क्या होगा, लेजर बैलेंस को जब ट्रायल बैलेंस में डालेगा वो मिसमैच कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कंप्लीट ओमिशन रिकॉर्डिंग से हो सकता है, जर्नल से हो सकता है, पार्शियल ओमिशन लेजर से ही हो। चलो इसमें नेक्स्ट आ जाओ, कंप्लीट, ये ओमिशन में लिख लो कंप्लीट ओमिशन, बगल में ट्रायल बैलेंस, पार्शियल ओमिशन, तो कंप्लीट ओमिशन में क्या ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा, नहीं, बट पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड हो जाएगा। ये सब ट्रू फॉल्स में पूछ लेता है, इस एरर के चलते ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एटसेट्रा। नेक्स्ट, ओमिशन एरर के बाद आते हैं अपने नेक्स्ट एरर में, दैट इज डुप्लीकेशन एरर। डुप्लीकेशन एरर, डुप्लीकेशन एरर मतलब तुम लोग क्या समझा है, रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार दिखा देना, जो गलती अराइज होती है उसको क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन एरर। ये भी क्या ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, ये हम लोगों को अरिजीत बता। अपने डुप्लीकेशन, ये अच्छा, ये एरर तो समझ गया ना। हम बोले क्या ये एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, यस और नो, या थोड़ा सा स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक आंसर दो। तो ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा, ये बात कर, डेबिट क्रेडिट मिसमैच हुआ, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा, डेबिट क्रेडिट मिसमैच नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड। बता रही है, क्या बता निर्दोष होगा। कोई रेंट टू कैश लिखते हैं, हम रेंट टू कैश में क्या किया, टू कैश किया यहाँ पे 10,000, बाई रेंट किया यहाँ पे 10,000, फिर वापस क्या किया, यहाँ पे टू कैश गलती से लिख दिया, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा, नहीं वहां पे दोबारा वहां नहीं लिखा, अब एक जगह डुप्लीकेशन किया, हम रेंट अकाउंट में सिर्फ डुप्लीकेशन किया, हाँ इसमें भी पार्शियल और कंप्लीट होगा, हम खाली रेंट अकाउंट में डुप्लीकेशन हुआ है मेरे से। अरे गलती है ना, गलती तो कुछ भी हो सकता है,
अब गलती में भी हम तरीका सही फॉलो करेंगे तो गलती कैसा? अगर कंप्लीट डुप्लीकेशन है ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होगा, पार्शियल डुप्लीकेशन है तो ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड हो जाएगा। कंप्लीट में ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होगा, पार्शियल में अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट आओ। कमीशन एरर। रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग अकाउंट, बट ये ध्यान रखना रॉन्ग अकाउंट ऑफ द सेम नेचर होना चाहिए ना। ऑफ सेम नेचर मतलब वेजेस वेजेस होना, वेजेस सैलरी हो गया, वेजेस रेंट हो गया, मतलब नॉमिनल टू नॉमिनल हुआ, पर्सनल टू पर्सनल हुआ, ठीक है, या रियल टू रियल हुआ, ऐसा कुछ होना चाहिए। ऑफ सेम नेचर, ये क्या ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा? इसमें ना कंप्लीट या पार्शियल नहीं, वर्ड यूज कर नहीं पाएंगे अपने वो, लेकिन ये डिपेंड करता है, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर भी सकता। हाँ नहीं, कैसे नहीं करेगा? हम एक जगह में, दो जगह पोस्ट होना चाहिए ना। हम एक जगह में रॉन्ग अकाउंट में दिखाया, दूसरे में सही दिखाया। जैसे सपोज कर ले यस जैन टू कैश करना, हम किया यस बजाज टू कैश, कैश में तो राइट ही किया है और उधर यस जैन में डाला है, तो ठीक है, हाँ ये अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, अमाउंट वाले में अफेक्ट कर जाएगा, डिपेंड करता कर जाएगा। जैसे सपोज कर ले मेरे को पे करना था सैलरी, हम 5,000 ही पे किया सैलरी टू कैश, बट हम क्या किया ना, सैलरी और कैश हम दिखाया टू कैश 500 रुपया, और बाई सैलरी भी हम 500 रुपये ही दिखाया, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा? नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे दिखाया 5,000 और यहाँ पे दिखाया 500, ये भी तो अल्टीमेटली कौन सा एरर है? कमीशन एरर ही है, रॉन्ग अमाउंट है, बट इट विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। बट इसको कंप्लीट और पार्शियल नहीं वर्ड यूज किया, तो डिपेंड्स। तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ट्रायल बैलेंस डिपेंड्स लिख के छोड़ दे। तो कमीशन एरर भी समझ में आ गया। नेक्स्ट आओ, लास्ट क्लरिकल एरर, दैट इज कंपेंसेटिंग error which auto rectify prior error। अपने आप तुम रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो, ऑटो मोड में रेक्टिफिकेशन हो रहा है, तुम गलती ही कर रहे हो, बट वो गलती सुधर जा रहा है। कैसे? एग्जाम्पल हो ना समझ में। जैसे सपोज कर ले मेरे को रेंट पे करना था, ठीक है, रेंट पे करना था 10,000, हम रेंट पे किया 10,000, बट हम दिखा दिया कितना, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1,000 रुपया। कौन सा एरर है? कमीशन एरर है। अब इसके चलते ना अकाउंट्स में ट्रू एंड फेयर व्यू रहता है, चेंज नहीं होता है। अब दूसरा पार्ट क्या आया, मेरे को सैलरी पे करना था 1,000 रुपया, हम 10,000 पे कर 1,000 ही पे किया, दिखा दिया 10,000, तो एंट्री क्या हुआ, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000 10,000, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हुआ नहीं। लेकिन अफेक्ट क्या हुआ देख, पहला एंट्री जो तुम क्या था रेंट टू कैश, उसमें कितना पेमेंट करना था 10,000, कितना दिखाया 1,000,
मतलब 9,000 कम दिखाया, 9,000 का खर्चा कम दिखाया, 9,000 का कैश आउटफ्लो कम दिखाया। गलती है, कौन सा गलती है? कमीशन एरर। एंट्री क्या किया, सैलरी टू कैश पे करना था 1,000 रुपया, हम कितना पे कर दिया? पे तो 1,000 ही किया, बट दिखा दिया गलती से हम कितना, 10,000। क्या गलती हुई? ये भी कमीशन एरर है। इंडिविजुअल इट्स अ कमीशन एरर, बट सेकंड एरर क्या कर रहा है, देखो पहले गलती को सुधार रहा है। क्या हुआ देख, तुम क्या किया, सैलरी कितना पे करना था, 1,000 रुपया, दिखाया कितना, 9,000 का खर्चा ज्यादा दिखा दिया, 9,000 का कैश आउटफ्लो ज्यादा दिखा दिया। पहले एरर में क्या किया था, 9,000 का खर्चा कम दिखाया था, 9,000 का कैश आउटफ्लो कम दिखाया था। दूसरा एरर उसको भरपाई कर दिया। तो दूसरा एरर इंडिविजुअली कमीशन एरर है, बट वो क्या कर रहा है, ऑटो रेक्टिफाई प्रीवियस एरर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द सेकंड एरर इज बेसिकली नोन एज द कंपनसेटिंग एरर। कोई दिक्कत इसमें? अब क्वेश्चन लेकिन एक फाइनल इसका आंसर दो। फिर दोस्त तुम बता, ये एरर क्या ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा? और एरर विच ऑटो रेक्टिफाई, ट्रायल एरर, RIOR। डायमंड एंड राइटिंग तुमको समझ में नहीं आ रहा है? डायमंड सूट, बोलो अरे तुम आंसर दिया, आंसर नहीं दिया तो इधर उधर घुमा दिया। नहीं, अगर उगर नहीं, बस आंसर दे कि ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा कि नहीं। हाँ, तुम अगर डाल रहा था, डिपेंड मतलब इट डिपेंड्स ना, अफेक्ट हो भी सकता है। कैसे होगा, और एरर तो सुधर जा रहा है, जब एरर सुधर ही जा रहा है तो कैसे मिसमैच होगा? ऊपर ऊपर 1,000 लिखा था, 10,000 की जगह नीचे 10,000 लिखना था। एक नहीं, नीचे 1,000 लिखना था, 10,000 लिख दिया, तो भी तो वो डेबिट क्रेडिट भी तो मैच कर जाएगा। कंपनसेटिंग एरर के चलते कभी भी ट्रायल बैलेंस मिसमैच नहीं करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। अब अपने आ जाते हैं, ये पार्ट अपना खत्म हुआ, कंसेप्ट बेस्ड एरर्स खत्म हो चुका है। नेक्स्ट एरर में हम लोग मूव कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड एरर। डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड एरर। डेबिट क्रेडिट दो होता है डबल एंट्री में, तो एकदम स्पेसिफिक डबल एंट्री सिस्टम में चले जा रहे हैं। सिंगल साइडेड एरर सुना है? सिंगल साइडेड एरर क्या होता है? क्या होता है बता। हाँ, मतलब जो एरर सिर्फ एक साइड को अफेक्ट करे। तो प्रिंसिपल ये सब कुछ भी एरर हो सकता है, प्रिंसिपल एरर तो नहीं होगा क्योंकि वो तो मिसमैच करता ही नहीं है। सिंगल साइडेड एरर मतलब क्या हो, वो एरर सिर्फ सिंगल साइड को अफेक्ट करे। ठीक है, मतलब या तो डेबिट साइड को अफेक्ट करेगा या क्रेडिट साइड को अफेक्ट करेगा। विच अफेक्ट ओनली सिंगल साइड, दैट इज द डेबिट और क्रेडिट। रोमित ये बता दो, डबल एंट्री सिस्टम का ओरिजिनेटर कौन है, इतना झमेला जो देखिए, क्या नाम है? लुका पेसियो। ठीक है, तो अब इसमें देख, ये एरर कैसे अराइज होता है, ऐसे तो स्पेसिफिक हो सकता है, तरीके से अराइज हो, तुम ओमिशन एरर कर कमीशन एरर कर दिया तो अराइज हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग जनरली मानते हैं डे बुक के चलते ही है। यहाँ पे डे बुक का भी एक पोस्टिंग का तरीका समझ लो, अदरवाइज तो जब डे बुक बताएगा तो सब। जनरली क्या होता है ना, कि डे बुक्स का पोस्टिंग का तरीका समझ रहे हैं। ये छोटा सा हम एक डे बुक बनाता है। ये हम लोगों का सेल्स डे बुक, 4 पार्ट, 3 पार्टी है जिसको हम गुड्स बेचा है, ABC, 100 रुपया करके। ये टोटल है। यहाँ पे अकाउंट क्या क्या बनेंगे?
ये तो लेजर जर्नल है ना सेल्स डे बुक। तो इसके बाद अकाउंट क्या बना, ए का अकाउंट बना, बी का अकाउंट बना, सी का अकाउंट बना और सेल्स अकाउंट। लेजर पोस्टिंग का तरीका क्या होता है पता है? हम लोग पार्टी अकाउंट में तो इंडिविजुअल पोस्टिंग करते हैं। ए के अकाउंट में दिखाएगा 2 सेल्स 100 रुपया, बी के अकाउंट में दिखाएगा 2 सेल्स 100 रुपया। साथ साथ सेल्स अकाउंट में मत डालते जाना भाई ए बाई बी करके, 2 सेल्स 100 रुपया। सेल्स अकाउंट में क्या लिखेगा, बाई डेटस ये वाला टोटल। सेल्स डे बुक इसीलिए तो बना रहे हैं, सेल्स अकाउंट में बार बार नहीं पोस्ट करेंगे बाई ए बाई बी बाई सी, हम लोग पीरियोडिकल टोटल ऑफ द सेल्स डे बुक पोस्ट करेंगे वहां पे। तो सेल्स अकाउंट में पीरियोडिकल टोटल जाएगा 300। ये होना चाहिए, मतलब ए बी सी डेबिट हुआ 300 से, सेल्स भी क्रेडिट हुआ 300 से। ये एक्चुअल पोस्टिंग का तरीका बताया। प्रॉब्लम क्या राइज होता है पता है, तो यहाँ दिखाई दे दिया कि 300 है, 300 ही होगा। पोस्टिंग मतलब ये जो सेल्स डे बुक बनता है वो 15-15 दिन पे, एक एक महीना पे बनाता है। तुम पेज टर्न करता गया और ज्यादा प्रॉब्लम देख, अभी जनरली प्रॉब्लम कम हो जाएगा। तुम लोग क्या कर रहा है, कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग कर रहा है, किसी सॉफ्टवेयर के बेस पे कर, लेकिन जनरली पहले क्या होता था, जो आज भी बहुत जगह होता है, मैनुअल अकाउंटिंग बुक में लिखा जा रहा है, लीजर में पेज टर्न हो रहा है, टोटल करके लिखा जा रहा है। ऐसे करते करते 500 पेज टर्न हो चुका 15 दिन में, 500 पेज का टोटल गया। अब पीरियोडिकल टोटल हुआ तो पीरियोडिकल टोटल दिखा रहा है लोग 10,20,000 एक्चुअली में, लेकिन 10,20,000 नहीं है, 12 लाख। यहां तो 12 लाख है, जैसे यहां पे देखना, हम यहां पे लिख दिया गलती से 30 रुपये, टोटलिंग एरर हुआ मेरे से। ठीक है, ये कौन सा एरर होगा वैसे, कमीशन एरर है, कमीशन एरर हुआ ना, रॉन्ग अमाउंट दिखाया। मेरे ए बी में तो मैं पीरियोडिकल पोस्टिंग कर रहा था ना। देखो ये सब टेक्निक, अगर ये सब कंसेप्ट तुमको नहीं पता रहेगा ना, तो देख हम तुम लोग 5 एंट्री में 3 एंट्री तुम करेक्ट ऐसे भी कर लेगा, तो नहीं इतना झमेला समझने का दरकार नहीं। तो 2 एंट्री है वहां पे तुम प्रॉब्लम करे, वो 2 एंट्री के लिए हम लोग इतना चीज समझ, तो हर कंसेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है, इंडिविजुअली तो 100 रुपया ही गया, बट टोटल को देखते हुए हम यहाँ पे क्या लिख दिया। इसके चलते क्या प्रॉब्लम अराइज हुआ, इसका जर्नल क्या फॉर्म हुआ पता है, इसका जर्नल फॉर्म हुआ डेटस अकाउंट डेबिटेड 300 रुपया टू सेल्स अकाउंट, हुआ ना ये। तो इस एरर को क्या बोला जाएगा, साइडेड एरर। अरे एक साइड इफेक्ट हो रहा है, तुम इसको रेक्टिफाई कर, तुमको जैसे ही पता चला कि गलती ये है, टोटलिंग एरर है, तुम अब इसको सुधारने के लिए क्या कर देगा, तुम सुधारने के लिए लिख देगा 2 सेल्स 270 रुपए से। तो अफेक्ट क्या हुआ, सिर्फ एक अकाउंट अफेक्टेड हुआ, 2 सेल्स 270 रुपया। ठीक है, तो ये सिंगल साइड को अफेक्ट कर रहा है, और इसको टेक्निकली बोला क्या जाता है। तो अगर तुमको ये एरर मिल गया ना, तो एरर जो मिलेगा उसको लिखेंगे सेल्स डे बुक अंडर कास्ट बाई ₹270। सब में तुमको वही देगा, सब में इतना कहानी थोड़ी देगा, सिंपली बोलेगा सेल्स डे बुक अंडर कास्ट बाई ₹70। तो सेल्स डे बुक अंडर कास्ट मतलब डेटर अंडर कास्ट नहीं हुआ है, सिर्फ सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसका मतलब था सेल्स डे बुक अंडर कास्ट बाई ₹270। और पोस्टिंग का तरीका ध्यान रखना, डे बुक से जब भी पोस्ट करते हो तो पोस्टिंग फ्रॉम डे बुक, पोस्टिंग फ्रॉम डे बुक से जब पोस्ट करोगे तो ये चीज ध्यान रखना, हम लोग पार्टी लेजर कौन सा पोस्टिंग करते हैं, 1 to 1 करते हैं, इंडिविजुअल पोस्टिंग। एक ए में अलग से पोस्ट किया, बी में अलग से पोस्ट किया, सी में अलग से पोस्ट किया, है ना, मजबूरी है। अब इसके अकाउंट में हम पूरा 300 थोड़ी डाल सकते हैं, जबकि इसको बेचे कितना, 100 रुपए का गुड्स बेचे। तो पार्टी लेजर में इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है, इससे रिलेटेड भी ट्रू फॉल्स पूछ लेते हैं। पार्टी लेजर में इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है, एंड रिलेटेड लेजर में, तुम बोलेगा सर रिलेटेड लेजर क्या हो गया, एक डे बुक में सेल्स डे बुक का परचेज डे बुक भी तो होता है, परचेज डे बुक से रिलेटेड कौन सा अकाउंट बनता है, परचेज अकाउंट। सेल्स रिटर्न डे बुक से रिलेटेड कौन सा अकाउंट बनता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो रिलेटेड लेजर इज स्पेसिफिक अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, उसमें पीरियोडिकल पोस्टिंग होती है, पीरियोडिकल पोस्टिंग।
पार्टी लेजर, इंडिविजुअल पोस्टिंग, रिलेटेड लेजर, पीरियोडिकल पोस्टिंग। ये डायग्राम मत बनाओ, नॉर्मली समझाने के लिए बताया था। ये खाली जैसे 2 सेल्स 270, ये पहले ये वाले कहानी लिख देना, सेल्स डे बुक अंडरकास्ट बाई ₹270। उसके बाद सिर्फ 2 सेल्स लिखना और कुछ मत लिखना। उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, सेल्स डे बुक अंडरकास्ट बाई ₹270 मतलब इसको रेक्टिफाई करो। सेल्स कम है, सेल्स को बढ़ा दो और क्रेडिट कर दो, 270 क्रेडिट कर दो, ये चीज करें। और पोस्टिंग का तरीका ध्यान रखना, और भी कहीं काम लगेगा। डन। एक चीज बताओ, ये जो रेक्टिफाइड एंट्री हम लोग तो जर्नल्स में ही दिखाएंगे, तो जर्नल्स का सब डिविजन क्या था? कैश बुक, डे बुक्स, जनरल प्रॉपर। ये कहाँ दिखाएंगे? रेक्टिफाइड एंट्री कहाँ दिखाओगे? जनरल प्रॉपर। कैश बुक में आएगा नहीं, डे बुक्स में आएगा नहीं, जनरल प्रॉपर में आएगा, जनरल प्रॉपर में जाएगा। जनरल प्रॉपर का क्या, जैसे जर्नल का टोटल होता है, ये पता है ना तुम लोग को? जर्नल एंट्री जो लिखते हैं उसका लास्ट में टोटल किया जाता है। अरे डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो उसका टोटल तो होगा। जर्नल प्रॉपर का टोटल होता है क्या? बोला तो क्यों नहीं होता है? यस। और ये जो तुम खाली 2 सेल्स लिखेगा, 2 सेल्स ही लिखेगा, तो डेबिट तो इसमें है ही नहीं ऊपर कहीं। तो जनरल प्रॉपर में 2 सेल्स लिख के क्रेडिट में अमाउंट दिखाएगा, उसका डेबिट तो है ही नहीं, तो डेबिट है ही नहीं तो मिसमैच करेगा ही वो, तो टोटल नहीं किया जाता। चलो ठीक है, ये ध्यान रखो। चलो अब नेक्स्ट आओ, डबल साइडेड एरर। आज पूरा कंसेप्ट अपने खत्म कर देते हैं इसका, नेक्स्ट क्लास सिर्फ सम्स करेंगे। डबल साइडेड एरर। डबल साइडेड एरर का मतलब क्या हुआ? जो बोथ द साइड्स को अफेक्ट करता है। विच अफेक्ट both the sides, that is both debit side and credit side, which affect both the sides, that is both debit side and credit side. इसमें एग्जाम्पल क्या लें? तो कितना एग्जाम्पल समझ चुका है? पहला एग्जाम्पल जो दिया था वो यही था, सैलरी पेड टू अमित रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट। ये क्या था? बोथ द साइड को अफेक्ट कर रहा है ना, तो इसका एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। यहां तक ठीक है ना? अब चलो नेक्स्ट एक पार्ट में आओ। 10-15-20 मिनट का लेक्चर और है, उसमें तुम लोग का पूरा कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। एक होता क्या ना, ये गलती तुमको पता कब, पर अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं, भले तुम लोग मत लिखना, समझना ही है। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? एक जर्नल बनता है। जर्नल मतलब तुम कुछ कर रहे हो, फिर उसके बाद क्या बनता है? लेजर। अभी भी तुम कुछ कर रहे हो, फिर क्या होता है? फाइनल अकाउंट। भाई फाइनल अकाउंट तो ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए ना। तो तुम गलती कब पता चलेगी? जब कुछ करोगे तब तुम सही करोगे या गलत करोगे? तो यहां तक तो तुम कुछ कर रहे थे, तो गलती पता कब चली? एक में बीच में, इसको फाइनल अकाउंट बनाने के पहले एक और बीच में हेल्पिंग टूल आ जाता है ना। तुमको गलती पता कहां चलेगी पता है? या तो तुमको पता चल गया जर्नल लेजर बनाते गलती पता चल गया, मतलब इस स्टेज में यहां पे पता चला, ये ट्रायल बैलेंस के ऊपर पता चला ना, मतलब बिफोर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले गलती पता चल चुका है तुमको, तुम लिख दिया, गलत कर दिया, अब गलती पता चला। तो अकाउंट्स ना, सिर्फ अकाउंट्स में रूल है, साइंस है, अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन भी है, इसलिए आर्ट भी है। ये नहीं बोलेगा सर काट के सही कर देते हैं ना, अकाउंट बोलता है ना, तो लिख दिए, दूसरा एंट्री पास करो, सुधारना है तो एंट्री लिखते ही तेरे को दिख गया गलती की है, तो काट के नहीं सही करना है, दूसरा एंट्री पास करके उसको सही करना है। तो ट्रायल बैलेंस के पहले गलती पता चल सकती है, ट्रायल बैलेंस तेरा मिसमैच किया, पता चल गया ना गलती हो रहा है, तो ट्रायल बैलेंस के बाद में गलती पता चल सकती है। गलती पता ही नहीं चला, ट्रायल बैलेंस मिसमैच ही नहीं किया, काम हो गया पूरा, फाइनल अकाउंट बन गया। अब जब अकाउंटिंग तुम कर दिया, ऑडिटर जब बैठा देखने, बोला अरे इतना सारा गलती है, सुधारना पड़ेगा, कब पता चला? फाइनल अकाउंट बनाने के बाद।
तो यहाँ पे पता चल रहा है स्टेज 3, मतलब 3 स्टेजेस है जहाँ पे गलतियां पता चल सकती। एक बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, तीसरा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो ये तीनों स्टेज को समझना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, यही फॉर्मेट बना रहे हैं। यहाँ पे 3 स्टेज ले रहे हैं साथ साथ। और नेक्स्ट क्लास रेक्टिफिकेशन का सिर्फ सम्स होगा, तो प्रॉपर रिवाइज करके आना ये सारा कंसेप्ट। आदि तुम क्लास रखने कल क्यों मना कर रहा है, घूमने जा रहे कहीं? तुम शिफ्ट हो चुका है क्या वहां? स्टेजेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर, किस किस स्टेज पे एरर डिटेक्ट हो सकता है? एक, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बट बिफोर फाइनल अकाउंट। बट बिफोर फाइनल अकाउंट। फर्स्ट स्टेज बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, B4 लिखा है बिफोर, समझना। Before preparation of the trial balance, after preparation of trial balance but before final account, after preparation of final account. तीन stages है, before preparation of the trial balance, after preparation of the trial balance but before final account, after preparation of final account. क्वेश्चन है सर पता कैसे चलेगा? सब नहीं बताएगा तो कैसे पता? जब भी सस्पेंस दिखे तुमको, सस्पेंस अकाउंट गिवन, जब भी तुमको सस्पेंस दिखे बता देगी, देखो सस्पेंस का बैलेंस इतना है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस बन चुका है। बट अगर सर पता कैसे चलेगा फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट बनने का मतलब प्रॉफिट आ जाता है ना, नेट प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन, प्रॉफिट मतलब लॉस भी गिवन हो सकता है, प्रॉफिट गिवन मतलब अगर प्रॉफिट गिवन है तो थर्ड स्टेज है, प्रॉफिट गिवन है तो थर्ड स्टेज है, सस्पेंस गिवन है तो सेकंड स्टेज है, सिर्फ सस्पेंस गिवन है तो सेकंड स्टेज है, सस्पेंस के साथ प्रॉफिट गिवन है मतलब थर्ड स्टेज ही है, ये ध्यान रखना। और हम लोग मान के चलेंगे कुछ भी मेरे को स्टेज बताया ही नहीं है, सस्पेंस भी नहीं गिवन है, प्रॉफिट भी नहीं, तो हम लोग ऑलवेज इस स्टेज को फॉलो, सेकंड स्टेज, ठीक है। हम लोग ऑलवेज सम सॉल्व करते समय मान के चलेंगे सेकंड स्टेज पे एरर डिटेक्ट। अब अपने आ जाओ, ये तो 3 स्टेज समझ लिए, एरर क्या होगी? प्रिंसिपल एरर, क्लरिकल एरर, कंसेप्ट बेस्ड एरर है, तेरे दिमाग में रहना चाहिए कि ये एरर हुआ है, ठीक है। हम लोग समझने वाले हैं, सिंगल साइडेड होगा तो कैसे सुधारेंगे, डबल साइडेड होगा तो कैसे सुधारेंगे, सिर्फ इतना समझ। तो अब आ जाओ एक सिंपल हेडिंग तीनों के लिए, सिंगल साइडेड एरर, इस तरह लिखना कि तीनों कॉलम में आ जाए, सिंगल साइडेड एरर।
अब सिंगल साइडेड एरर है, फॉर्मेट सब बन गया ना सबका। सिंगल साइडेड एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस पता चला, कहीं से ये एग्जांपल ही तो लो, अभी जो दिया था सेल्स वाला, सिंगल साइडेड एरर है, लेकिन मेरे को पता कब चला? ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले पता चला। कोई एंट्री नहीं पास करेंगे, बस जो अफेक्टेड अकाउंट है उसको डेबिट या क्रेडिट कर दे, ठीक है। नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, नो एंट्री, क्योंकि एंट्री तो पूरा बनेगा ही नहीं। नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, ओनली रिक्वायर्ड अकाउंट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड विथ, हर जगह रिक्वायर्ड वर्ड यूज कर रहा है, रिक्वायर्ड अमाउंट। नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, ओनली required account is to be debited or credited with required amount. Required नहीं है कोई भी एंट्री, no entry is required, only required account is to be debited or credited with required amount. Example भी लिख देता है यहाँ पे, sales day book overcast by rupees 5,000. Sales day book overcast by rupees 5,000. बताओ कुल आदित्य क्या होना चाहिए? सेल्स ज्यादा दिखा, सेल्स डे बुक मतलब सेल्स ज्यादा दिखाया हुआ है। सेल्स का बैलेंस क्या होता है? डेट ज्यादा दिखाया है ना, तो क्या करना चाहिए? क्या कर दे, क्या करे? डेबिट कर दे। तो यानी सिर्फ यहाँ पे क्या होगा पता है? सेल्स अकाउंट डेबिट, बस इतना ही होगा, सिर्फ सेल्स अकाउंट डेबिट होगा और कुछ नहीं होगा। तो यही है रिक्वायर्ड अमाउंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट। रिक्वायर्ड अकाउंट, सेल्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तुम सेल्स को ज्यादा दिखा दिया, कम करने के लिए क्या करना है पड़े? उल्टा, उल्टा मतलब डेबिट। सेल्स को रिक्वायर्ड अकाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट 5,000 से क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। इतना ही करना है इसमें। अब आओ सर, यही एरर मेरे को पता कब चली? हम ट्रायल बैलेंस बना दिए, ट्रायल बैलेंस मिसमैच कर रहा है। एक बार कंसेप्ट समझो फिर ट्रिक समझेंगे। कंसेप्ट इज सेल्स अकाउंट ओवरकास्ट है, तो सेल्स ओवरकास्ट होने के चलते हुआ क्या? क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है तो शॉर्टफॉल कहां पे है? सस्पेंस कहां पे आएगा? डेबिट। तो सस्पेंस जो डेबिट में आया, क्यों आया पता चल गया ना, क्योंकि सेल्स ज्यादा दिखाया है। अब सस्पेंस को हटा दे, हटाने के लिए क्या करेंगे? टू सस्पेंस, और डेबिट किसको करेंगे? सेल्स को। तो एंट्री क्या हुई? सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू, ये वो पूरा कंसेप्ट बता दे कैसा हो रहा है। कोई दरकार नहीं एग्जाम में इतना सोचने का, सिंपली इसी एंट्री को लेना, जहां ब्लैंक है वहां सस्पेंस लिख देना। यहाँ पे क्या हो? सेल्स अकाउंट डेबिट, तेरे को समझ में आ गया ना? ब्लैंक कहां पे है, लिख दे सस्पेंस। यानी अपने को यहाँ पे सिंपली कंसेप्ट ये लेना है, सस्पेंस अकाउंट इज टू बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ ब्लैंक साइड। जहां पे ब्लैंक है वहां पे सस्पेंस लिख देंगे, जहां पे बैंक है। सस्पेंस अकाउंट इज टू बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ ब्लैंक साइड, मतलब यहां पे तुम एंट्री पास कर दोगे सेल्स अकाउंट डेबिटेड, ब्लैंक कहां पे है तो वहां पे क्या लिख दोगे? 2। हो गया। अब आओ नेक्स्ट पार्ट। तो थर्ड स्टेज में मेरे को पता चला तो क्या करेंगे? थर्ड स्टेज में जैसे ही तेरे को पता चला ना, थर्ड स्टेज मतलब क्या हुआ? फाइनल अकाउंट बन चुका है। फाइनल गलती तो वही है जो सेकंड स्टेज से अराइज हुई है, तो एग्जैक्टली सेम एंट्री कॉपी पेस्ट मारते अपने, क्योंकि गलती सुधारने के लिए करना तो यही पड़ेगा, सेम एंट्री। बट सेम एंट्री में देख, सेल्स तो रेवेन्यू साल का है, साल का है, तो फाइनल अकाउंट बन चुका मतलब तुम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में है।
अकाउंट बन चुका मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में गलती सुधार रहा है। तुम अगर सेल्स लिख देगा तो उस साल का सेल्स अफेक्टेड हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, कोई भी नॉमिनल अकाउंट है वो उसके नाम से रहने ही नहीं देंगे, क्योंकि उस ईयर के प्रॉफिट या लॉस को अफेक्ट कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हर नॉमिनल अकाउंट के बदले क्या लिख देंगे, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। सिंपली सेम एंट्री लेना, बस करना क्या, रिप्लेस नॉमिनल अकाउंट, रिप्लेस नॉमिनल अकाउंट बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। पूरा फुल फॉर्म लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पे क्या एंट्री होनी चाहिए सोचो तो, सेल्स और सस्पेंस, विच वन इज अ नॉमिनल अकाउंट, सेल्स इज द नॉमिनल अकाउंट। तो अपनी एंट्री हो जाएगी पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। सिंगल साइडेड एरर किसी भी स्टेज में हो तो तुम लोग ऐसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, डबल साइडेड एरर एक साथ लिखना, डबल साइडेड एरर। डबल साइडेड एरर तो तुम लोग एकदम स्टार्ट करते समय, चैप्टर जब स्टार्ट किया था ना तभी हम बता दिया था पहला, तो डबल साइडेड एरर ही तो था। उसमें तुम फॉलो क्या किया था, देख अगर तुम बहुत इंटेलिजेंट है तो तुम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं, लेकिन क्या है ना, रूल तो रूल है ना, तो हम लोग को फॉलो क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, उससे डबल एंट्री सॉल्व हो जाए। बेसिकली यहाँ पे अपने क्या लिख दे रहे हैं, अप्लाई रूल ऑफ करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। ये तुम लोग बार बार कर दिया तो इसमें एग्जाम्पल का जरूरत नहीं है ना। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, वही तो वही है, कर सकता है डायरेक्ट। एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हैं, लिखे लिख दे। चलो चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अलग एग्जाम्पल, इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹10,000 debited to wages account, बट इंस्टॉलेशन चार्जेस तो एसेट अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, तो हम लोग इसको डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री सोचे। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, एसेट वर्ड यूज कर, इंस्टॉलेशन एसेट टू कैश। हम लोग क्या कर दिए, समझे क्या बोल, क्यों लिखेगा इंस्टॉलेशन चार्जेस, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्जेस मतलब क्या हुआ, तुम किसी एसेट को खरीदा है, तो जब खरीदते हैं तो उसके बाद जब तक वो रेडी फॉर यूज नहीं हो जाता तब तक अपने सारे एक्सपेंसेस उस एसेट्स के नाम से दिखाते हैं। तो अपने को करना चाहिए था एसेट टू कैश, हम लोग क्या कर दिए, वेजेस टू कैश। रेक्टिफिकेशन शुड बी एसेट टू वेजेस, राइट। तो यहां पे तुम लोग इस केस में भी लिखेगा एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस, सेकंड केस में भी लिखेगा एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस, ठीक है ना। अर्पण एंड खुशी तुम लोग को समझ में आ रहा है ना। चलो थर्ड स्टेज में क्या करते, क्या क्या फिर से बोल फिरोज। यस, यहां से जब लेके जाओगे ना थर्ड स्टेज में, एंट्री तो सेम जाएगी बट नॉमिनल अकाउंट विल गेट रिप्लेस्ड बाय रियल एडजस्टमेंट। तो आपकी एंट्री यहां पे हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रियल एडजस्टमेंट, डन ना, यही होगा। पार्ट समझ गया, अब दो तीन नोट्स है खाली उसको समझ लो, पूरा कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास से तो अपने को समझ करना है। नोट्स नंबर 1, एकदम परफेक्ट रेक्टिफिकेशन होगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता क्योंकि पूरा कंसेप्ट अपने ले लिए। नंबर 1,
wrong recording in prime books. ये इस नोट का नाम है, रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन प्राइम बुक्स। प्राइम बुक मतलब होता है पहला बुक, पहला में ही गलती कर दिया, पूरा बुक्स अफेक्टेड हो जाएगा। इट विल अफेक्ट इंटायर बुक्स ऑफ अकाउंट। इंटायर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अफेक्ट कर देगा। कैसे? एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए ₹10,000, comma, recorded in परचेज जर्नल। परचेज जर्नल मतलब कुछ नहीं होता, परचेज डे बुक ही होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को सोचो एंट्री क्या करनी चाहिए थी। कैश टू सेल्स कहां से होगा? क्रेडिटर है मिस्टर ए टू सेल्स, ए टू सेल्स। तुम रॉन्ग क्या कर दिया? तुम परचेज डे बुक में एंट्री कर दिया ना, परचेज डे बुक में तुम ए का नाम लिख दिया, तो परचेज डे बुक में लिखते ही परचेज डे बुक उसको क्या मानेगा? क्रेडिटर मानेगा। मतलब तुम एंट्री क्या कर रहा है? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट, टू एज अकाउंट। रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी? अगर सोच सकते हो तो सोच के लिख दो, नहीं तो रॉन्ग एंट्री को उल्टा करो, करेक्ट एंट्री को इंसर्ट करो, यू विल गेट द आंसर। करो ना, अगर तुम डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे तो रॉन्ग एंट्री को उल्टा कर दे, करेक्ट एंट्री को उसमें डाल दे। नहीं, परचेज टू सेल्स कैसे होगा? तुम लिख जैसे हम बोला वैसे एंट्री होगा। ए सस्पेंस कहां से आ जाएगा? कुछ भी। अरे तुम लोग एक काम कर, तुम लोग उल्टा कर दे, उल्टा करेगा तो क्या होगा? ए टू परचेज, उल्टा हुआ। करेक्ट एंट्री को इंसर्ट कर, ए अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तो ए दो बार थोड़ी लिखेंगे, अमाउंट डबल कर देंगे। तो यहां पे एंट्री होगा एज अकाउंट डेबिटेड 30,000, टू परचेजेस अकाउंट 10,000, टू सेल्स अकाउंट 10,000। सस्पेंस कहां से आ गया? ज्यादा पढ़ लिया आदि। चलो नेक्स्ट, एक और एग्जांपल। तो लगा आदित्य थोड़ा दुखी दुखी लगा। नेक्स्ट एग्जांपल, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित ₹40,000, recorded in sales day book. However, Amit's account was correctly recorded. और रेक्टिफिकेशन करते समय ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितना गलती बोल रहे हैं उतना ही सोच, अपने मन से एक्स्ट्रा मत अज्यूम करना, ये हुआ होगा तो ये भी हो गया होगा, वो भी हो गया होगा, एकदम अज्यूम ना बोले, स्टिक टू दैट एरर ओनली। यहाँ पे क्या बोला? अमित से गुड परचेज किए, मेरी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेजेस टू अमित, हम रॉन्ग एंट्री क्या कर दिए? हम सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर दिए। तो सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब एंट्री हो जाती है अमित्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, बट सम क्या बोला? जाओ, अमित के अकाउंट को डेबिट नहीं किए हो तुम,
करेक्टली रिकॉर्ड किए हो, मतलब अमित का अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट ही हुआ है। यही सब चीजों को समझना है। गलती है ना, अमित का अकाउंट करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है, और ये गलती क्या जर्नल में हुई होगी ना, लेजर पोस्टिंग करते समय प्रॉब्लम अराइज हुआ होगा ऐसा, तो अमित अकाउंट। तो इसका मतलब तुम अगर टू सेल्स टू अमित कर दिया, डेबिट तो ब्लैंक रह गया, डेबिट ब्लैंक रह गया, अपने सेकंड स्टेज मान के चलते हैं, तो कौन आके बैठ गया होगा, सस्पेंस। तो यहां पे आ गया होगा सस्पेंस। अमाउंट भी लिख दे रहा हूं मैं एक बार, 40,000, 40,000। यहाँ पे क्या है, 40,000, 40,000, सस्पेंस में कितना आया होगा, रेक्टिफाइड एंट्री। आज भी मैं तो फ्यूचर पता चल रहा है, ये कोई बता देते क्या। वो जो ऐप ये सब खुल गया था वो सब बंद हो गया सब। अच्छा, रेक्टिफाइड एंट्री क्या होना चाहिए, सस्पेंस, है ना। तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड, प्रॉब्लम लगे तो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना और करेक्ट एंट्री को इंसर्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। सेल्स अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। अमित का अकाउंट में गड़बड़ी नहीं है, इसलिए हम लोग अमित को टच भी नहीं किए। ठीक है, समझ रहे हैं पृथ्वी तुम, कुछ भी प्रॉब्लम लगेगा फिर से वीडियो देख लेना। चलो इसके बाद नेक्स्ट आओ, लेकिन ध्यान रखना सभी को, चाहे किसी का बेस वीक है चाहे अच्छा है, सभी को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है। मेहनत करो, पास हो जाएगा। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इसी में एक छोटा सा एग्जांपल और लेता है, फिर हम लोग दूसरे कंसेप्ट में मूव करेंगे। सेल्स, सेल्स मतलब गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹10,000 debited to परचेजेस अकाउंट। ये प्राइम बुक रिलेटेड गलती नहीं, परचेज अकाउंट बोला है, परचेज जर्नल नहीं बोला है। यहां पे ध्यान देना हुआ क्या, करेक्ट एंट्री, बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं उसको भी परचेज डे बुक से। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड सेल्स 10,000, 10,000। रॉन्ग एंट्री, कौन बताएगा रॉन्ग एंट्री, हम सेल्स के बदले परचेज अकाउंट में डाल दिए। ये वो वाला हुआ होगा, ये नींद में काम कर रहा है रात को, उस समय सेल्स की जगह परचेज, सेल्स की जगह परचेज में डाल दिया। एंट्री क्या हुई, डेटस अकाउंट में गलती नहीं हुई है, क्योंकि मैंने बोला नहीं है डेटस में गलती हुई है, सेल्स की जगह परचेज डाला, तो परचेज तो डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट कर। हुआ क्या, यहाँ पे ये बोला कि तुम गलती से परचेज अकाउंट में डाल और लिख दिया डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, मतलब तेरा एंट्री क्या होना चाहिए था, डेटा टू सेल्स, परचेज अकाउंट को डेबिट किया, किसकी जगह, सेल्स में डालने की जगह परचेज में डाल दिया, तो परचेज को डेबिट किया है। डेटस को हम क्रेडिट किए या नहीं लिखे ऐसा कुछ बोले हैं तो है, वो तो डेटा तो डेबिट ही रहेगा। यानी मेरी गलत एंट्री है, डेटस अकाउंट डेबिटेड, परचेसेस अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट में क्या आ गया होगा, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी, यस रेक्टिफाइड एंट्री इज सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, परचेज कैंसिल होगा और सेल्स अपने प्लेस पे आएगा। ये ध्यान रखना, डे बुक वर्ड यूज करेगा तभी पूरा इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नोट्स नंबर 2, पूरा एंट्री, और उसमें भी देखा मैं बताया ना, हम तेरे को हाउएवर बोल के डाल देगा तो पूरा एंट्री नहीं हुआ। हाँ तो पूरा एंट्री चाहिए, कुछ भी कुछ पूरा चाहिए। नोट्स नंबर 2, since we prepare
कैश बुक, तो कैश बुक बनाते हैं ना, और कैश बुक बनाना जरूरी है अकाउंट्स में, डबल एंट्री सिस्टम। तो कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट are not prepared as ledger। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट लेजर की तरह नहीं बनता है, लेकिन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनता है क्या? कैश अकाउंट बैंक अकाउंट क्यों नहीं बनता पता है? तुम लोग कैश बुक का फॉर्मेट तो याद होगा ना, कैश कॉलम डेबिट में भी, कैश कॉलम क्रेडिट में भी, तो पूरा कैश अकाउंट ही तो बन गया। बैंक कॉलम डेबिट में भी, बैंक कॉलम क्रेडिट में, पूरा बैंक अकाउंट बन गया। पर डिस्काउंट में, डेबिट में कौन सा डिस्काउंट रहता है? अलाउड। और क्रेडिट में कौन सा डिस्काउंट रहता है? रिसीव्ड। तो पूरा अकाउंट नहीं बना। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लेजर में बनता है। However, discount allowed and discount received accounts are prepared as ledger। ये कंसेप्ट पता होगा, फिर भी अपने अलग से कंसेप्ट बोल के ले लिए। इससे रिलेटेड छोटा सा एग्जाम्पल, सैलरी पेड नॉट पोस्टेड टू लेजर ₹10,000। सैलरी पेड नॉट पोस्टेड टू लेजर ₹10,000। सैलरी पेड नॉट पोस्टेड टू लेजर ₹10,000। क्या रहेगा तुम आंसर? सैलरी पेड नॉट पोस्टेड टू लेजर, क्या ये डी और डी आर लिखा हुआ समझ रहा है? डी मतलब डिस्काउंट अलाउड, डी आर मतलब डिस्काउंट। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज लेजर। तुम लोग जब चंदन सर का राइटिंग कैसे पहचानते हैं? चंदन सर तो कभी कभी चंदन सर खुद नहीं समझ पाते हैं क्या लिखे। मैथ्स मैथ्स जब लिखते हैं तो देखना तुमको, मेरा भी राइटिंग में कंफ्यूज हो। अच्छा, इसका क्या एंट्री होना चाहिए? यस बता जल्दी से। ये रहा, सैलरी पेड नॉट पोस्टेड टू लेजर। अब देख, कुछ बच्चे को अगर ये कंसेप्ट नहीं पता ना, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट लेजर नहीं है, वो पूरा गलती करते। सस्पेंस टू कैश किया होगा, तुम रॉन्ग एंट्री बोल रहा है। एक करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, सुनो। करेक्ट एंट्री मेरा होना चाहिए था सैलरी टू कैश टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ? बोला लेजर में पोस्ट नहीं किए, तो कैश तो लेजर है ही नहीं, यानी हम टू कैश तो किए ही हैं, तो टू कैश तो हम किए ही हैं। बस यही चीज समझना था। तो डेबिट में तो नहीं लिखे सैलरी, सैलरी का लेजर में पोस्टिंग ही नहीं हुआ, इसका मतलब डेबिट में क्या आ गया? सस्पेंस। तो अपने यहां पे लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। रेक्टिफिकेशन क्या होगा? यस। एक लास्ट लास्ट मसला, घर में जाके रिवाइज कर लेना। लास्ट नोट इज सेल्स लेजर बैलेंस, परचेज लेजर बैलेंस, नॉमिनल लेजर बैलेंस। ये तीनों एक नाम को डिनोट करता है, बस वो नाम पता रहना चाहिए। अगर मैं तुमको लिख दूं परचेज लेजर बैलेंस, तो तुमको समझ में आना चाहिए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखना, सेल्स लेजर बैलेंस डेटर्स को रिप्रेजेंट करता है, परचेज लेजर बैलेंस क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करता है, और नॉमिनल लेजर बैलेंस किसी नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट, कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो सकता है।
ये खाली बस ये नाम याद रखना है। एग्जाम्पल, बैड डेट ₹10,000 not posted to sales ledger। बैड डेट ₹10,000 नॉट पोस्टेड टू सेल्स लेजर, क्या एंट्री होना चाहिए? करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री। पहले करेक्ट तो सब बता देगा, बैड डेट टू डेटर्स, बैड डेट टू सस्पेंस कौन सा? देखो एंट्री होना चाहिए था करेक्ट बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। हम गलती क्या कर दिए, सेल्स लेजर में पोस्ट नहीं किया, मतलब डेटर्स में पोस्ट नहीं किया है, मतलब डेटर्स को क्रेडिट नहीं किए हैं, है ना। तो हम लोग क्या किए हैं, बैड डेट को डेबिट किए हैं, तो क्रेडिट में शॉर्टफॉल, सस्पेंस आके बैठ गया, है ना फिरदौस। अब रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, सस्पेंस को हटाओ और उसकी जगह डेटर्स को ले। तो तुमको अगर पता होता सेल्स लेजर का मतलब डेटर्स होता तभी तुम कर। तो ये ध्यान रखना, कंसेप्चुअली रेक्टिफिकेशन कंप्लीट है, प्रैक्टिस करना है, सम्स करना है। तो हम लोग 3 क्लास लेंगे, तो पूरा गो थ्रू करके रखना। अब नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।